नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी में जर्नल साइज 25 मार्क्स के आते हैं और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम ज़्यादा नंबर कवर कर सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी में ला सकते हैं। तो हर सुबह मैं 7 बजे इस क्लासेस का वीडियो डाल देता हूँ, तो आप हर सुबह 7 बजे ये क्लासेस ज़रूर देखिए, जिससे आपका रेलवे ग्रुप डी में अच्छा नंबर जनरल साइंस में ला सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस YouTube चैनल धर्मेंद्र यादव क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली का जनरल साइंस का वीडियो मिलता रहे और रेलवे और जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं इस चैनल पे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ये चिनाब है। ठीक है, चिनाब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसे हिमाचल प्रदेश में इसे एक नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले देखिए, जो नदी है चिनाब, ये चंद्रा और भागा ये दो नदियों दो धाराओं से मिलकर बनती है, जिसका नाम है चंद्रा और भागा। ये दो धाराओं से मिलकर बनती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम चंद्रभागा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में 1180 किलोमीटर, ठीक है, 1180 किलोमीटर तक ये बहती है। बात करेंगे जब इसके बारे में, तो देखिए 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। क्या हुआ था? 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी इसकी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, जिसके तहत पाकिस्तान को और भारत को नदियां बांटी गई थी। पाकिस्तान को नदी में मिला था RBS और भारत को मिला था CGI। तो ये CGI क्या होता है और RBS क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, R स्टैंड फॉर रावी नदी, ठीक है, B स्टैंड फॉर ब्यास, ठीक है, S स्टैंड फॉर सतलज। ये मिला था आपका, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये मिला था इंडिया को, ठीक है, और CGI मिला था पाकिस्तान को। चेनाब, झेलम और इंडस ये मिला था पाकिस्तान को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रयागराज और हल्दिया जलमार्ग को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है और इसे 1986 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, 1986 में इसे घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो हल्दिया प्रयागराज मार्ग है और ये गंगा भागीरथी हुगली नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 1620 है। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये वेस्ट कोटर नहर, चंपकारा नहर और उधम मंडल नहर में 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 ये कृष्णा और गोदावरी नदी पर है। इसकी लंबाई 1095 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह हम लोग डेली स्टैटिक जीके और जनरल साइंस मिलाकर हम क्वेश्चंस लाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। लीड अम्ल बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? तो H2SO4 का इसका उपयोग किया गया है, जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है, वो होता है 98.079 ग्राम। ठीक है, इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है ये 98.079 ग्राम होता है। यह प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक
पौधों को मजबूती प्रदान करता है। तो पौधों को मजबूती प्रदान करने वाला उत्तक का नाम पूछा है, तो इसका नाम ही है रच्छी उत्तक। ठीक है, इसका नाम है रच्छी उत्तक। इनमें दो बुनियादी चीज़ें शामिल है, इसमें दो बुनियादी चीज़ें शामिल होती है, जो होती है बृहत्त्वचा। ठीक है, बृहत्त्वचा और एक होता है छाल। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से मिलकर ये उत्तक इन्हें रक्षा प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। जब आपको अपच हो जाता है, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक दवा दी जाती है जिसे अम्लत्वनाशक कहते हैं। यानी आपके पेट में अगर अम्ल ज़्यादा हो जाएगा तो आपको गैस की समस्या हो जाएगी। ठीक है, अगर अम्ल ज़्यादा हो जाएगा तो आपको गैस की समस्या हो जाएगी, और आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो आपको ऐसा दवा देगा जिससे आपकी अम्ल का मात्रा जो है वो पेट में कम हो जाए। ठीक है, अम्ल का मात्रा पेट में कम हो जाए, इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अम्लत्वनाशक ये दवा प्रोवाइड करता है डॉक्टर। ठीक है, एंटीबायोटिक के बारे में आप जानते ही हैं, रोगाणुरोधक के बारे में जानते ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन जो विशेष रूप से पशु मूल का है। ठीक है, विटामिन जो विशेष रूप से पशुओं में पाया जाता है तो वो होता है विटामिन B12। ये विशेष रूप से पशु मूल का होता है। यह पानी में भी घुलनशील है, यह पानी में मिला हुआ रहता है। ठीक है, ये पानी में घुलनशील होता है। इसका दूसरा नाम जो होता है कोबालिन। क्या नाम होता है इसका दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम होता है कोबालिन। इसका दूसरा नाम कोबालिन। तो B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थियामिन। क्या होता है? थियामिन। और B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B6 इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी कमी से आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी परमाणु में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी सीमित होती है? तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी सीमित की जा सकती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 8। ये कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, किसी भी परमाणु में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, मान लीजिए ये एटम है, इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसे बैठाने का एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं 2n और स्क्वायर। ठीक है, n का मतलब होता है कक्षा। ठीक है, n का मतलब होता है कक्षा, जो कि ये कक्षा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये नियम है इसे कहते हैं बोर-बोरी का सिद्धांत। क्या कहते हैं? बोर-बोरी का सिद्धांत। ठीक है, इसे 1921 में लाया गया था। ठीक है, बोर-बोरी का सिद्धांत जो है, इसे मान लीजिए पहले कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें डालनी होगी तो कितना डाल सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए n के जगह पे हम 1 डालेंगे क्योंकि पहला कक्षा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 1 डालें, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। 1 × 2 = कितना हो जाएगा? तो पहली कक्षा में 2 आएगी। ठीक है, दूसरी कक्षा में अगर डालना होगा तो यहाँ पे 2 डालेंगे। ठीक है, 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी का 8। ठीक है, तीसरी कक्षा में अगर हमें डालना होगा तो हम क्या डालेंगे? यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, ये कक्षा का संख्या है तीसरी कक्षा में, जो कि होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी का 18, 18 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सीमित के लिए पूछा था तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 19 है। ठीक है, इसको अगर हमें बांटना होगा तो पहले में कितना जाएगा? पहले में 2 जाएगा। ठीक है, दूसरे में कितना जाएगा? 8 जाएगा। ठीक है, तीसरे में 18 जाएगा। तो 8 और 2 करने के बाद कितना हो गया? 10 हो गया।
10 के बाद बचा कितना, इसमें से 9 बचा, 10 में से इसमें से 9 बचा, तो 9 के जगह यहाँ 18 डालना है। तो क्या हो पाएगा, 9 ही तो बचे हैं एटम, तो 18 कहाँ से आएगा। तो इसके लिए सीमित किया जाता है कि जब संख्या कक्षा पूरी ना कर सके तो 8 डाल दिया जाता है और जो बचेगा वो लास्ट में डाल दिया जाता है। इसी तरह हम कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कार्बन के आगे श्रृंखलन के लिए बंद ऊर्जा क्या होती है। बंद ऊर्जा का मतलब होता है केटायन एनर्जी, ठीक है। जब केटायन एनर्जी जो होता है वो नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता है, नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता है और ऊपर की तरफ जाने पर घटता है, क्योंकि एटम का मान नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता है और ऊपर की तरफ जाने पर एटम का मान घटता है। तो कार्बन के आगे श्रृंखलन के लिए बंद ऊर्जा होती है, क्या होती है, तो इस पर हम देखेंगे, ये होता है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन होगा इसका आंसर। कैसे सिलिकॉन होगा मैं आपको डिटेल से भी बता रहा हूँ। देखिए इसको मैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह से आपको दिखाऊंगा। तो देखिए कार्बन है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कार्बन, यहाँ पे कार्बन दिख रहे हैं। कार्बन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे क्या आता है, जर्मेनियम, जर्मेनियम के नीचे क्या आता है, टीन, टीन के नीचे लीड, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इसका कैटायन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, कैटायन एनर्जी इसका बढ़ने वाला है। और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैटायन एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कार्बन के आगे मतलब कार्बन से ज़्यादा श्रृंखलन के लिए बंद ऊर्जा होती है। तो किसकी होती है, तो सिलिकॉन की होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कार्बन के नीचे सिलिकॉन की बंद ऊर्जा ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल के लिए क्या गलत है, क्या गलत है। तो हेलिकस में गहरी चौड़ी बड़ी नाली और उथली संकीर्ण छोटी नाली, ये हमारा सही होगा, ठीक है। 2 लड़ियाँ प्रति समानांतर चलती है, तो सही है, 2 लड़ियाँ प्रति समानांतर इसमें चलती है। प्रत्येक 34 एम्पियर में एक पूर्ण मोड़ होता है, ठीक, एकदम 34 एम्पियर में एक पूर्ण मोड़ होता है। लेकिन एडेनिल 3 हाइड्रोजन बंध से थायमिन को बांध सकता है और गुआनिन साइटोसिन को 2 हाइड्रोजन बंध से बांध सकता है, ये हमारा गलत होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ हम फैक्ट देखते हैं। देखिए ये जो होते हैं इन सारों में नाइट्रोजन बेस भरा होता है, क्या भरा होता है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। जो इसके जो ये गर्भ होते हैं, देखिए मेजर गर्भ ये वाले कहलाएंगे और माइनर गर्भ ये वाले कराएंगे, जहाँ पे छोटे से होते हैं, ठीक है। इसमें डीएनए की सबसे छोटी इकाई, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा डीएनए की सबसे छोटी इकाई के बारे में बताइए। तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है और इसी न्यूक्लियोटाइड को बैकबोन ऑफ डीएनए और आरएनए कहा जाता है, बैकबोन ऑफ डीएनए आरएनए, ठीक है, बैकबोन ऑफ डीएनए आरएनए, ठीक है, बैकबोन ऑफ डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को आप याद कीजिएगा। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि बैकबोन डीएनए का बैकबोन किसे कहा जाता है, या न्यूक्लियोसाइड का बैकबोन ऑफ डीएनए आरएनए का किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आई होप मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।